हेलो हेलो बच्चों, आरएसवी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम कक्षा 12 का जो अनसॉल्व्ड पेपर है अग्रवाल सीरीज का, देखिए इस तरह का मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है हमारे पास अग्रवाल का है अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 के गणित का, ठीक है। तो मैं आज इसको सॉल्व करवाऊँगा, देख लीजिए। और ये जो है ना 2020 का जो सेट है वो सबसे पहले मैं हल करवाऊंगा, ठीक है। 2020 का जो सेट है मैंने लिख दिया है 2020 सेट एक्स ए फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास अनसोल्ड पेपर नहीं है तो आप जल्दी से मार्केट में खरीद लीजिए, ठीक है। ये 50 रुपये में लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओनली सवाल पढ़ूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं हल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारे इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एफ सच दैट आर टेंस टू आर टेंस टू का मतलब क्या है, एफ फंक्शन इस प्रकार फलन है कि आर का संबंध आर में ही है, ठीक है, रियल नंबर में है, तब एफ है। एफ कैसा है, देखिए एफ वो दे रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और वो ये कह रहा है फलन एक है कि है आच्छादक है, ठीक है। बहुएकी की आच्छादक है, एक है कि है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक है कि है और ना ही आच्छादक है। देखिए आच्छादक जो फलन है या जो एक है कि फलन है, जब फलन के सूत्र बताऊंगा उसी समय आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर है I4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है इसका, ना तो एक है कि है और ना ही आच्छादक है। एक है कि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई भी मान रखो तो दो मान प्राप्त होते हैं, तो वो एक है कि तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ना तो एक है कि है और ना ही आच्छादक, ठीक है। पहला तो यही क्वेश्चन सही है, ना ही आच्छादक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मतलब पहले का दिया गया है ये वाला, और इसको बोलाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हाँ, इसी तरह आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर पहले का किया है ना, जहाँ पर भी जो प्रश्न हल करें तो वो नंबर आपको वैसा ही डालना है जैसा आपके पेपर में दिया गया है, चाहे क्वेश्चन आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया हो चाहे सबसे बाद में। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर पहला डाल दिया ओनली ना, आपको पूरा डालना है कि पहले का पहले का खा, या पहले का जो भी है दूसरे का तीसरे का खा इन्या जो भी नंबर है वो आपको डालना जरूर है। तो खा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का है यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया गया है प्लस, और दिया गया है आगे साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका मान उन्होंने पूछा है, ठीक है, कि का मान है। इसका मान कितना है वो देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग, कि कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे क्योंकि ये अवयु है, ठीक है। अवयु में क्या ना चारों पदों में इसका गुणा करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका ब्रैकेट है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अवयव का जोड़ तो आपको पता ही है ना, सीधे सीधे पद जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका जुड़कर हो जाएगा जीरो, ओके। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया है मेरे पास, ये हो गया 1001। ये उत्तर दिया गया है, या नहीं दिया गया हो तो कहीं पे इसको आई भी लिख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 वाला दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इस तरह आपके 2 सवाल लग गए हैं।
इसी प्रकार देखिए पेपर में क्या करना है आपको, अगर आपको डायरेक्ट उत्तर याद है या नहीं भी याद है, इतना पूरा शॉर्ट जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनका पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट चल पाए आप उतना शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद ही है कि ये उसका उत्तर है तो आप उसे आराम से टिक मार सकते हैं। और कैसे लिखा जाएगा उत्तर, देखिए जो ऑप्शन है ना वो लिखना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 1 का और जैसे भी अभी मैं बता दे रहा हूँ अगले क्वेश्चन का, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहले का गा, क्वेश्चन नंबर पहले का गा है, दिया गया है 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। 1 प्लस साइन 2x और इंटू डी एक्स, यहाँ पे देखिए ये ऐसे ब्रैकेट में दिया गया है का मान है, यानी कि आपको समाकलन करना है। और ये देखिए जो विकल्प हैं उनमें से कहीं पर भी 2x नहीं दिखाई दे रहा है ना बटा अपॉन में 2 दिख रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसको 1 को खोलना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया ना। और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी सवाल में ना थोड़ी हमें लग रहा है थोड़ी मिस्टेक दी गई है, इस पर ना थोड़ा रूट होना चाहिए, अगर आप रूट नहीं लगाएंगे तो इनमें से कोई भी उत्तर मैच नहीं करेगा। तो अनसोल्ड पेपर में ही ये थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर गा में 1 प्लस 2x पर रूट होना चाहिए, ठीक है। अगर रूट नहीं है तो ये उत्तर कोई भी मैच नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला खोल दिया गया है और ये भी रूट के अंदर ही रहने वाला है, ये dx हो जाएगा। हाँ रूट तो होना ही है, तभी यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का एक्स कर लेते, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा और रूट हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये देखिए रूट के साथ चला गया तो ये क्या बचा, कॉस एक्स प्लस का बचा है साइन एक्स, है ना गाइस, ये इस तरह बचा और डी एक्स हो गया। तो पूरा तो लिखना नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस, देखिए कॉस का जो समाकलन होता है वो होता है साइन एक्स, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स और इसका हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, देखिए यहाँ कहीं उत्तर दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 है ना। उत्तर कैसे लिखोगे, देखिए ये काम सब पीछे करना है आपको क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, विकल्प 2 और जो आंसर दिया गया है वो लिख देंगे ऐसे साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, इस तरह उत्तर आपका सही माना जाएगा। और ये देखिए लगाना है तो इसको पीछे रफ कॉपी करना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी देखिए सूत्र तो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, हम पर डे एक एक दिन करके सूत्र भी आपके कंप्लीट करा देंगे। तो अभी जो मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर पहले का घा दिया गया है d2y अपॉन dx2 इजकल टू फोर्थ रूट लगा हुआ है, फोर्थ रूट मतलब फोर्थ पावर लगी हुई है, फोर्थ रूट x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे में ना घात और ऑर्डर पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो ये जो जब तक रूट लगा रहेगा तब तक हम नहीं काउंट करेंगे, इसको क्या करना है फोर्थ पावर कर देना है, d2/dx2 की पावर हो जाएगी 4 बराबर हो जाएगा x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें घात देखनी होती है, घात और जो होता है ना ऑर्डर एंड डिग्री, थोड़ा हिंदी में थोड़ी समस्या है, तो इसको बोला जाता है, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है अवकल समीकरण की घात ही पूछी गई है, ठीक है। अगर घात पूछी गई है तो जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन किया जाता है डेरिवेटिव जो होता है, देखिए यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर जो है घात मतलब ऑर्डर को हिंदी में क्या कहेंगे, चलिए वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, फिलहाल घात का तो मतलब समझ रहे हैं ना, जो पावर लगी होती है वो घात, तो इसमें जो घात है ना
वो घात बराबर 4 मानी जाएगी। 2 इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ओनली सिंगल है, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। घात उसी की काउंट की जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार डेरिवेशन निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया तो इसका ही ऑर्डर माना जाएगा, इसकी ही डिग्री को काउंट किया जाएगा। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ मेरे काम की ये चीज़ है। तो इसकी घात जो हो गई है वो 4 है। विकल्प संख्या कितना होगा? फर्स्ट ओनली 4 ऑप्शन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगला अगला मेरा क्वेश्चन है इंगिया, पहले प्रश्न का इंगिया, ठीक है। तो अभी मैं उसको बदल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इंगिया खाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिया गया है 2 सदिश एक दूसरे पर लंब हैं। देखिए जब भी 2 सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k, एक तो ये दे दिया गया वेक्टर a, ठीक है, ऐसे समझ लेंगे। और ये है वेक्टर b बराबर दिया गया है 2 3 4 2i 3j प्लस का 4k। दोनों लंब हैं, कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होना चाहिए 0, ठीक है। तो 0 का आता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। आप लोग लिखेंगे बाकायदा, अभी बहुविकल्पी प्रश्न है तो ऐसे ही कर दे रहे हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लगाने का। देखिए बहुविकल्पी वालों में लिखने का कोई नियम फॉलो नहीं करना है, लेकिन जो बहुविकल्पी नहीं है उनमें तो फॉलो करना पड़ेगा। 2i प्लस 3j प्लस के 4k बराबर 0। 5 दूनी 10 हो गया है, माइनस का 3 लेमडा हो गया है, प्लस का फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया है? ये हो गए 18। तो 3 लेमडा इजकल टू 18, तो लेमडा इजकल टू 6 आ गया, ठीक है। तो लेमडा इजकल टू 6 आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है 3। ये तो बहुत ही इजी सवाल हैं, सब बच्चे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। सॉरी, अभी जो मैंने पीछे वीडियो बनाया है जिसमें इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र लिखवाए हैं, तो उसमें अभी मैंने कुछ मुख्य मान वगैरह नहीं लिखवाए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में इनको इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो अभी देखिए मैं उनका मुख्य मान, परिसर और वो सब लिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग उसे लिख लीजिए। ओके गाइस, हाँ ठीक है। तो मैं अभी आपको लिखा दे रहा हूँ कि उसकी एक टेबल बनवा दूंगा जो आपको मदद करेगी। इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन वाली जो टेबल है वो मैं बनवा दे रहा हूँ इसमें। देखिए, हाँ मैं वो टेबल बनवा दे रहा हूँ क्योंकि एक सवाल आ गया है मुख्य मान ज्ञात करने वाला। तो मुख्य मान का प्रांत जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फलन, यानी किस फलन का कैसे क्या करना है। उसके बाद हो जाएगा प्रांत, किसी फलन का प्रांत क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग रेंज। प्रांत को रेंज, परिसर, हाँ यही बोलते हैं। यहाँ पे रहेगा मुख्य मान का, यानी अगर किसी का मुख्य मान ज्ञात करने, मुख्य मान की सीमा या अंतराल या परास, मुख्य मान का परास, ठीक है। ये टेबल जैसे यहाँ पे, सॉरी, अब फलन रहेगा साइन इनवर्स एक्स, इसका रहेगा -1 से बड़ा रहेगा x, और ये रहेगा -1 से +1 के बीच में रहता है, ठीक है। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। यहाँ इसका जो मुख्य मान का परास होता है π/2 से बड़ा, जैसे यहाँ पे ये रहेगा y बराबर, तो y का मान है ना, यहाँ पे तो y ही बिलोंग करेगा। y जो है इसके अंतर्गत, सॉरी यहाँ पे x बिलोंग करेगा, यहाँ पे ये x बिलोंग करेगा, यहाँ पे करेगा y। हाँ, यानी y का मान क्या हैगा ना, π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। इसी प्रकार अगर फलन मेरा है y बराबर cos इनवर्स x, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यही रहेगी।
कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ बदली, परास की जो अंतराल है वो बदल जाएगी। तो -1 से बड़ा x रहेगा और +1 से छोटा रहेगा। तो जो परास हो जाएगी 0 से पाई के बीच में हो जाती है इसकी। 0 से बड़ा बाई रहेगा और पाई से छोटा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार बाई बराबर अगर tan इनवर्स x वाला फलन दिया जाए, तो अभी एक दिया गया है ना इसमें, तो tan इनवर्स x का होता है -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन ये जो है ये रहेगा 0 से पाई के बीच, सॉरी हाँ, -∞ to ∞, ये रहेगा ऐसा। इस तरह से बड़ा रहेगा, इधर से इससे छोटा रहेगा। लेकिन इसकी जो परास की जो मान है ना वो रहने वाली है -π/2 से रहेगी। तो समझिए एक तरीके से यहाँ पे क्या है, -π/2 इसका उत्तर नहीं हो सकता है, -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है। और अगला जो है उसका बाई बराबर cot इनवर्स x। अगर कहीं ये फंक्शन दे दिया जाए तो इसका परास भी बिल्कुल वही रहता है, सॉरी प्रांत तो वही रहेगा जो tan इनवर्स का है। लेकिन इसका जो है वो -∞ से x इज लेस देन, ये इसका हो जाएगा 0 से बड़ा बाई रहेगा और पाई से छोटा रहेगा, यानी कि इक्वल साइन हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा बाई बराबर सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का जो प्रांत है वो रहेगा, x का मान रहेगा 1 से ऐसे बड़ा, या x रहेगा -1 से, हाँ x -1 से रहेगा छोटा, ठीक है, इस तरह का। और इसका जो प्रांत रहे, सॉरी रेंज जो रहनी है, परास रहने वाला है, बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसे ही रहेगा। तो या तो 0 से पाई के बीच में रहेगा, या लेकिन पाई बराबर बाई बराबर जो π/2 है वो नहीं हो सकता, यानी कि 0 से छोटा रहेगा, सॉरी 0 से बड़ा रहेगा बाई और पाई से छोटा रहेगा। बट बाई का जो मान है वो नहीं हो सकता π/2, यानी कि बाई का मान π/2 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स। ये टेबल आपको बना लेनी है, याद भी रखनी है, क्योंकि मुख्य मान इन्हीं से आते हैं, इन्हीं से निकालने पड़ेंगे। तो इसका जो मान है वो भी बिल्कुल कॉस की तरह ही रहेगा, सॉरी सेक की तरह रहेगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 या x इज लेस और इक्वल टू -1। इसमें क्या करना है, ये -π/2, देखिए ये वाला जो है ना इसके बीच में रहेगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा -π/2 से लेस और इक्वल टू बाई इज लेस और लेस और इक्वल टू π/2, इन दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन बाई कैन नॉट बी 0, यानी कि बाई का मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 और -π/2 से π/2 के बीच में तो रहेगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इसका 0 से पाई के बीच में रहेगा, मगर π/2 नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अंतराल में कुछ भी हो जाए। अब इस टेबल को आपने नोट ही कर लिया होगा, और एक प्रश्न मेरे अनसोल्ड पेपर में आ भी गया है। तो उस अनसोल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें मुख्य मान ही पूछा गया है। तो अब इस टेबल को लिख लीजिए कहीं ठीक जगह से, ठीक है। और मैं साइन इनवर्स की लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि इसी से संबंधित एक प्रश्न आ गया है। तो ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो संबंधित सूत्र हैं वो यहीं पे लिखा दिए जाएँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे पास दूसरे का दिया है, दिया गया है साइन इनवर्स साइन 7π/4, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान पूछा गया है, ठीक है, मुख्य मान। तो मुख्य मान का मतलब क्या है, देखिए अगर ये -π/2 से +π/2 के बीच में होता तो मुख्य मान निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये 7π/4 है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है मेरे को,
साइन से साइन तो कट गया एक्चुअली, साइन 7 पाई/4 बचा है, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों के बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पहले पाई माइनस 7 पाई/4 करेंगे। क्या 4 1 4 4 मेरे साथ, या 3 पाई/4 आ रहा है। ये 3 पाई/4 का मतलब हो गया है 135 अंश, 90 -90 से +90 के बीच में नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 पाई में से घटाना है, तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 7 पाई/4, ये बचा है पाई/4, ठीक है। तो इसका जो मुख्य मान है पाई/4 ही आना चाहिए, हाँ ठीक है, पाई/4 ही है। जरा उत्तरमाला देख लेता हूँ, इसमें दी गई होगी, और यदि नहीं भी दी गई है तो भी मेरा तो पाई/4 ही रहेगा। सॉरी, इसको ठीक से नहीं लिखा है हम लोगों ने, 7 पाई/4 नहीं, यहाँ पे ओनली पाई/4 बचेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको लगाने का तरीका क्या रहेगा कि मैंने जो साइन साइन ऊपर काटा है ना, वो नहीं रहेगा, ऐसे इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ये रहेगा साइन इनवर्स, तो लिखा ही रहेगा हर वक्त, और ये हो जाएगा साइन। देखिए, लिखा यही रहेगा मगर दूसरे तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये लिखा है साइन, इसको लिखा जाएगा 2 पाई। अगर 2 पाई का मतलब हो गया 720 माइनस के पाई/4, ऐसे लिखा जाएगा, ये 2 पाई माइनस पाई/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रहेगा, देखिए साइन इनवर्स तो है ही, ये हो जाएगा साइन माइनस के साइन पाई/, ऐसा हो जाएगा माइनस पाई/4, ये इससे कट गया, तो माइनस का पाई/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे का का हो गया है, अब दूसरे का खा लगाएंगे, ठीक है। अभी इस सूत्र का प्रयोग किया था, इसको लिखा जाएगा दूसरे का खा, ठीक है। दूसरे का खा प्रश्न जो है, फलन दिया गया है एफ सच दैट एफ एक्स बराबर x² + 2, एफ एक्स बराबर x² + 2, और एफ इनवर्स 18 का मान पूछा गया है, एफ इनवर्स 18। सबसे पहले एफ इनवर्स निकालना होता है। देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाई बराबर मान लेता हूँ, बाई बराबर एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स की जगह पे बाई लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, बाई-2 बराबर x², है ना। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया है अंडर रूट के अंदर बाई-2, ठीक है, इस तरह। अब इसी को लिखा जाएगा एफ इनवर्स, इसको लिखा जाएगा एफ इनवर्स, x बराबर हो गया है अंडर रूट x-2। तो एफ इनवर्स अंडर रूट x होना है, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना है, 18। तो एफ इनवर्स 18 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 18-2 बराबर, ये यहाँ पे देखिए प्लस माइनस रहता है ऐसे, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा +-4। इसका आंसर ये आने वाला है। तो दूसरे का गा क्या कह रहा है, गा दूसरी साइड पेज में दिया गया है। गा, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए, अभी देखिए, चलिए मैं इसको नोट कर लीजिए, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, मैं आने वाली वीडियो में उसको सुधार करके चलूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 2 का गा। क्या दिया गया है, पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
बराबर 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इजकल टू 0.6 और मेरे से पूछा गया है कि पी ए यूनियन बी का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका मान दिया गया है तो मैं इसका मान समझता हूँ पहले से ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो ए है वो तो ए ही रहेगा नीचे, तो इसमें क्या करना है, ये तो इसका सूत्र है एक तरीके से। चलो मैं ऐसे ही मैं मान रख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए का मान है 0.4। यहाँ से निकल के आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0.24। ठीक है, 0.24 आ गया। और मेरे को चाहिए क्या है, ये तो एक सूत्र है एक तरीके से। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए अपॉन बी। इसी प्रकार एक और दूसरा सूत्र यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला भी एक सूत्र यूज होता है, तो बस यही लगाना है मेरे को। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.24 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.2 माइनस 0.24 का मतलब हो गया है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी 6 बचेगा यहाँ पे 6। 0.96 आ रहा है क्या, 0.96, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0.96। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आएगा वो 0.96 आएगा। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का खा, क्वेश्चन नंबर 2 का खा। देखिए अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और अभी तो है ना दूसरे का घा, ये प्रश्न नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे का खा क्या है, दिया गया है y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी का अवकल समीकरण बनाना है। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि a कामा b कैसे है कांस्टेंट, b अचर है। अचर का मतलब है इन्हीं को गायब करना है मेरे को। जब भी मैं अब देखिए अवकल समीकरण में क्या होता है, जो अचर पद होते हैं, अचर पद का मतलब है ये a और b, इनको गायब करके लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और ये तो यही रहेगा e की पावर x रहेगा प्लस 0 हो जाएगा, है ना। ये इसका ये आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे पुनः, क्योंकि अभी देखिए जितने अचर पद होते हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा कम से कम। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये क्या हो गया d2 dx2 ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये भी रहेगा a इंटू ए की पावर x, ये ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करना है कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ना 2 मान चलो y1 से लिख दे रहा हूँ y1, क्योंकि y1 ये जो मान है वो dy ओवर dx का भी है। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर हो जाएगा dy ओवर dx। या अवकल समीकरण बनाना है तो अभी ये समीकरण नहीं हुआ है,
तो डी वाई ओवर डी एक्स टू माइनस के हो जाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ये इसका अवकल समीकरण आ गया। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन बचा है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, तब तक मैं इसमें रिफिल भर लेता हूँ। ठीक है भाई, देखिए अभी स्लो स्लो हम इसलिए लगवा रहे हैं, अभी स्लो स्लो हम लोग इसलिए लगवा रहे हैं कि ताकि आप लोग समझें। और अभी देखिए आगे जो इतने जैसे जैसे हम लोग सेट आगे कंप्लीट करते जाएंगे और जैसे ही हमारी सूत्रों वाली जो सीरीज है कंप्लीट होती है, हम बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर बच्चों, तो अभी आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो चला रहा हूँ। इसमें मुझे भी लग रहा है कि अनसॉल्व पेपर थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि आधे घंटे में अभी थोड़ा 2-4 प्रश्न यह हो पाए, क्योंकि मैं अपनी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ। जब पृष्ठभूमि कंप्लीट हो जाएगी तब हम थोड़ा इसको स्पीड खींचेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं सेट को आगे बढ़ाता जाऊँगा स्पीड थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत है इसलिए मैं भी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इंडिया का जो प्रश्न दिया गया है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और x बराबर 1 दिया गया है जब x बराबर 0 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि चेक कर दिखाइए कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो सततता के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फंक्शन होता है वो एट पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट होता है उस पर चेक करेंगे। उसके बाद a प्लस एच, इसे बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, और ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होनी चाहिए और उसके बाद ही कुछ होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स निकालूंगा, फंक्शन ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, जब एक्स बराबर 0 है तो फलन का मान है 1। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच मतलब 0 नहीं है, 0 से कुछ कम। तो 0 जब 0 नहीं है तो मेरा फलन ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू 0, और फलन क्या हो जाएगा मेरा, इसकी जगह पे देखिए एक्स की जगह पे क्या लिखा देंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3, कुछ भी करें आंसर आएगा मेरा 3। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा a प्लस एच पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या है 0 इस बार भी नहीं है, 0 से कुछ बड़ा, यानी 0 प्लस एच, कितना बड़ा, कुछ भी बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा है मतलब फलन मेरा फिर भी यही रहेगा, यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओवरऑल क्या पता चला है मुझे, एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये राइट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, जबकि होनी चाहिए हमारी तीनों। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा, सतत नहीं है। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो 2 का इन्हें खाली क्वेश्चन लग गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के का। 3 का जो का है उसकी बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, ये इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का सवाल है, जो कि इनवर्स त्रिकोणमितीय के सूत्र में लिखा चुका हूँ, आप लोगों को इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है बाई बराबर दिया गया है कॉट इनवर्स, और ऊपर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिया गया है। और क्या कहा गया, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई ओवर डी एक्स पूछा गया है। तो अभी इसका सूत्र तो लिखवा दिए हैं लेकिन मेरे को डेरिवेशन अभी मैंने नहीं लिखवाए हैं,
तो पूछा गया। मैं कोशिश करूंगा, देखिए यहाँ पे पहले इसको सरल बना लेते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 + tan² थीटा हो जाएगा sec² थीटा। तो 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा अंडर रूट के अंदर प्लस 1/tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा। इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। देखिए एक स्टेप भी मैं गायब नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास समय है। अनसॉल्व पेपर में पहले से इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, और नीचे टोटल क्या हो जाएगा sin θ/cos थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो ये क्या बचा कॉस इनवर्स 1 है ना, तो यहीं पे तोड़ दूंगा मैं 2 cos² θ/2 - 1, ठीक है। अभी x है तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने अभी ये लिखा था, मैं मान रहा हूँ, माना कि x बराबर मैंने tan थीटा रखा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, जहाँ थीटा बचेगा तहाँ tan इनवर्स x रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे cos2 थीटा का जो 4 सूत्र लिखवाया है ना, उन 4 में से देखिए cos2 थीटा का एक फार्मूला ये भी है। नीचे है जो sin थीटा, उसको क्या लिख देंगे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से ये कॉस कट गया, क्या बचा कॉट, है ना। ये बचा है कॉट, यहाँ सॉरी ये गलती मैंने यहाँ से कर दी है, कॉट ही था, ये हर जगह कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स ही था यहाँ पे भाई, मैं कहूँ कॉट इनवर्स है, ठीक है। तो ये देखिए चल रहा है कॉट इनवर्स, और ये भी बन गया कॉट θ/2 बन के निकलेगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, एक तरीके से क्या बचा 1/2, और थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। तो मेरा ओवरऑल जो मेरा प्रश्न बना है वो ये बन गया है। अब y बराबर है मेरा 1/2 tan इनवर्स x। अब मैं क्या करूँगा x के सापेक्ष अवकलन, यहीं पे कर दूंगा x के सापेक्ष अवकलन। इतना लिख लीजिए, तो मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2, और x का होता है 1/1 + x², ये इसका सूत्र होता है। तो इसका आंसर जो है वो ये वाला आ गया है, ठीक है गाइस। तो अब आप लोग इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 3 तक तो क्लियर ही कर देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर मेरा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का खा, ठीक है। तो ये क्या है सदिशों, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी लगभग दिया गया है। माना कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिया है वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2 - 1 2 2i - j + 2 के, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3 3 4 3i + 3j + 4 के। और मेरे से पूछा गया है कि इन सदिशों के बीच का कोण पूछा गया है। तो देखिए कोण के लिए क्या होता है, मेरे पास कोण दो तरीके से निकलता है। फिलहाल मैं cos थीटा वाला कोण का फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये सूत्र होता है बीच का कोण।
बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब ठीक से ये इसका सूत्र होता है डायरेक्ट। तो सबसे पहले मुझे मॉड ऑफ ए चाहिए, मॉड ऑफ बी चाहिए, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। मॉड ऑफ ए का मतलब हो गया है अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 3 आ गया। इससे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी का मतलब हो गया 9 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 34, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 34। ठीक है, तो अब इसी में सभी के वैल्यू, अभी ए डॉट बी नहीं निकाला है ना, तो ए डॉट बी भी ये निकाल देता हूँ। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, यहाँ हो जाएगा 3i प्लस 3j। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है ये, बिल्कुल आसान सवाल है। अब अगर आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है तो फिजिक्स में भी ऐसे 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब ठीक है, cos थीटा से अब चलेंगे, इसका आ गया आंसर ही इतना। तो ये है मॉड ऑफ ये 3/34, बस थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 11/3/34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच का कोण ये वाला हो गया। और अभी अब अगला सवाल आ गया है रैखिक असमीकाओं का। ठीक है, जो उत्तर में दिया गया है ना वो क्यूब रूट नहीं है एक्चुअली, वो जो 3 है ना इस क्यूब से करड़ी से बाहर लिखा हुआ है ना, तो आप इसे क्यूब रूट ना समझें। अभी क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का गा है उसको सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा और ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं भी, मैं हाँ 2 नंबर के ही प्रश्न चल रहे हैं। वैसे रैखिक असमीका का जो भी प्रश्न है वो 2 नंबर में नहीं और कम से कम 4 नंबर में आना चाहिए। अगर 4 का कोई विकल्प नहीं होता है तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, रैखिक असमीकाओं का थोड़ा ग्राफ वाला सवाल होता है तो वो मुझे नहीं लगता है कि 2 नंबर में दिया जाएगा। फिर भी अगर अनसोल्ड पेपर में दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे। गा में दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 8, है ना, ये समीकरणें दी गई हैं। और दूसरी दी गई है 3x प्लस 5 वाई इज लेस और इक्वल टू है और ग्रेटर और इक्वल टू 15 है। तो ये समीकरणें दी गई हैं और एक तो 2 ये दी गई हैं, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कामा वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इन समीकरणों को क्या करेंगे, सबसे पहले इस रैखिक समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर कर्ण के रूप में लिखने पर, जैसे ही समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये कैसी हो जाएंगी, x प्लस वाई बराबर 8 और 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले में से घटा दें। हाँ, हल करके देखिए x y का मान लिख दे तो, या हल करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हल भी कर दूंगा। तो पहले वाले में क्या करेंगे, 2 माइनस 3 इंटू इक्वेशन नंबर ये है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 लिखें और माइनस का 3 इंटू 3 करें तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया, 3 में से 2y इक्वल टू माइनस के 9 बचेगा ना,
तो y बराबर हो जाएगा -9/2, मतलब का माइनस का 4.5। ठीक है, और यहाँ पे x का भी मान कितना आएगा 3.5, 3.5 नहीं है बल्कि 11 तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 है ना। x बराबर ये हो जाएगा और y बराबर ये हो गया, यानी इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो, यहाँ पे एक ग्राफ और बनाना पड़ता है जिससे कि क्या पूछ रहे हैं, जेड को, जेड का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। जेड बराबर भी दिया गया है, कितना दिया गया है, x + 3y। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो पहले तो इस समीकरण का मैं क्या करूँगा, ग्राफ खींच दूंगा। यहाँ पे ग्राफ के लिए क्या करूँगा, टेबल बनाऊंगा। कैसे टेबल बनाते हैं, देखिए पहले इतना नोट कर लिया ना, इनका प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इन ये दो असमीकाएं हैं, इन दो असमीकाओं का समीकरण 3 व 4 का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु जो आया है वो आ गया है ये हो गया है 25/2 कामा -9/2। ठीक है, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया है। तो अभी मैं इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इधर साफ कर दूं। ठीक है, इतना तो रहेगा ही। हाँ चलिए, मैं इतना साफ कर देता हूँ। मैं समीकरण 1 के लिए टेबल बनाऊंगा। ठीक है, समीकरण 3 के लिए टेबल सारणी। सारणी से तात्पर्य क्या है, मैं ग्राफ खींचूंगा, कहाँ कहाँ काट रहे हैं पॉइंट। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x बराबर 0 देन x बराबर 0 धरेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा, y बराबर 0 धरेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो तो है ही। चलिए वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना बनाने से ही काम चल जाएगा। x बराबर 0, देखिए ये है मेरा 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12, 10 12 है ना, 14, ये लीजिए 14। तो यहाँ पे x बराबर 0 देन y बराबर 8, 2 4 6 8, यहाँ कहीं बिंदु क्या हो जाएगा 0,8, और अगली बिंदु क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो यानी कि एक जो असमिका है ना पहली वाली, वो यहाँ से यहाँ ऐसी ऐसी आगे भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रुकती नहीं है ये। फिलहाल इनका जो हो गया है 8,0, ये वाला पॉइंट। यहाँ से सारणी बन गई है, और इनका प्रतिच्छेद समीकरण नंबर 4 के लिए भी सारणी खींच देंगे। सारणी कैसे बनाएंगे, इन्हीं समीकरणों में। ठीक है, के लिए सारणी, सारणी इसकी क्या हो जाएगी, ये एक्स वाई, x बराबर 0 रखेंगे, देन y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 0 रखा, y बराबर 3 आ गया, है ना। और y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 0,3, तो 0,3 का मतलब 2 4, यहाँ पे कहीं आएगा मेरा 3 पॉइंट। ठीक है, और ये है 5, 5 का तात्पर्य है 4 और 1 5, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा। ये जो है वो है 0,3, और ये वाला जो पॉइंट है 5,0। तो एक जो असमिका है ना वो मेरी यहाँ से ये जाएगी, ये। ठीक, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु कहीं होगा, जो बताया ना प्रतिच्छेद बिंदु भी निकला था 12.5 माइनस
x पर 12.5 था, है ना। तो 4 8 10 12.4 से मतलब माइनस में भी जाएगा 2 4 लगभग 0.5 यहाँ पे है। तो ये यहाँ कहीं पे प्रतिच्छेद करेगी, ये वाली ना यहाँ कहीं प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ कहीं, ठीक है। और इधर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस तरह की दो समीकरणें बन गई। अब मेरे से वो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज लेस देन, इधर वाला लेस देन है। देखिए मैं क्या करूँगा, सत्य और असत्य की जांच करूँगा कि अगर ये वाली जो समीकरणें हैं, अगर मैं इसमें जीरो रखूँ, इनको जीरो रखूँ, तो ये तो सत्य है, यानी x प्लस 8 बराबर ये सत्य है। इसका मतलब इसके तो नीचे वाला हिस्सा घेरा जाएगा, क्योंकि जब मैं x बराबर 0 देन y बराबर 0 का मतलब है मूल बिंदु, ठीक है ना साइज। मूल बिंदु रख के चेक कर रहा हूँ तो ये सत्य आ रहा है। समीकरण 1 से बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो ये टेबल से जरा मैं और मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर छोटा छोटा लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास। तो मैं ये अवसर समीकरणों के बारे में चेक करूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे चेक कर रहा हूँ x बराबर समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से मैं बात कर रहा हूँ। x बराबर 0 रखूँगा तो 0 प्लस 0 इज लेस और इक्वल टू 8 सत्य है ना। सत्य है का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि जो मूल यहाँ से नीचे का जो भाग है, जो मूल बिंदु की ओर जाएगा, वो ही लाइनिंग वाला भाग रंगा जाएगा, ठीक है। तो सत्य है इसलिए मूल बिंदु की ओर का भाग रंगा जाएगा या लाइनिंग किया जाएगा, ठीक है। हाँ ये सत्य हो गया इसलिए, ठीक है। उसके बाद वही बात मैं इसमें भी लागू कर रहा हूँ। ये 0 प्लस 0 इज लेस और इक्वल टू 50, सॉरी इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये क्या है, असत्य है। असत्य का मतलब क्या हो गया है कि ये जो है इसके नीचे नहीं रंगा जाएगा मेरा भाग, इसके ऊपर रंगा जाएगा। किनके बीच में, ये चारों समीकरण हैं। ये वाली समीकरण मेरी ये है, ये वाली ये समीकरण ये है, और x बराबर 0 मतलब x 0 से बड़ा है, मतलब इसके ऊपर वाला भाग रंगा जाएगा। और ये y भी बड़ा है, तो इसका मतलब इसके इधर वाला जी भाग रंगा जाएगा। तो मेरा सोल्यूशन जो है ना वो इस तरह से आएगा, इनके बीच का जो इलाका है ना, ऐसे ये ऐसा। तो इनके जो कटान बिंदु है ना, ये बिंदु, ये चारों पॉइंट मेरे काम के हैं। तो मैं क्या करूँगा, टेबल बनाऊंगा जेड को कर, क्योंकि मिनिमम निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा कटान बिंदु, ये इसमें लिखेंगे कटान बिंदु, इसमें लिखेंगे जेड मिनिमम, मतलब जेड का तो मान निकालूंगा, जेड बराबर हो गया x प्लस 3y। तो ये टेबल बनेगी हमारी इस तरह। लास्ट वाली ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी से सब कुछ होने वाला है। तो ये कटान बिंदु कौन सा है, कोई भी पहले लिख ले रहा हूँ मैं, 0,3। तो यानी कि x बराबर 0 देन y बराबर 3, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 0 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9। उसके बाद क्या करना है, अगला मेरा पॉइंट हो जाएगा 5,0। जैसे ही x बराबर 5 रखेंगे, 3 बराबर 0, ये तो हो जाएगा 5। नेक्स्ट में मेरे क्या आने वाला है, 0,8। ये कटान बिंदु लिया हमने, तो इस पे लिखेंगे 0,8, x बराबर 0, 8 3 24 आ जाएगा, ठीक है। और ये टेबल इतनी ही बनेगी, क्योंकि मेरे पास कटान बिंदु केवल 4 ही है। तो एक बचा मेरे पास 8,0, x बराबर जैसे ही हमने लिया 8 लेंगे तो 8 8 ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम क्या है, न्यूनतम, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। मेरे से तो ये कहा गया है कि न्यूनतम करना है, जेड का न्यूनतम मान, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जेड का जेड मिनिमम, तो जेड कितना हो जाएगा, जेड का मान मिनिमम कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया गाइस।
तो अभी मेरे पास एक सवाल और बचा है, क्योंकि इसमें सभी खंडों को हल करना था और एक घा दिया गया। देखिए लंबा सवाल था, समझाने में ज़्यादा समय लगता है, वैसे ज़्यादा टाइम का नहीं है, सरल सवाल है ये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मेरा गया तीसरे का घा, अभी मैं उसको भी लगा ले रहा हूँ। तीसरे का घा, ये हो गया है तीसरे का घा। घा क्वेश्चन देख लेंगे हम। दिया गया है 1 माइनस, देखिए पी का मान ज्ञात करना है और कार्तीय रेखाएं दी गई हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7 बाई माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2। एक दूसरी रेखा और दी गई है, वाह, दूसरी दी गई है 7 माइनस 7 एक्स अपॉन 3p, है ना। और यहाँ पे दिया गया है बाई माइनस 5 अपॉन 1, और यहाँ दिया गया है 6 माइनस जेड अपॉन 5। ये दोनों कैसी हैं? लंब हैं। कैसी हैं? लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब है, देखिए इनके जो डायरेक्शन रेशियो जो नीचे दिए जाते हैं ना, जो दिक अनुपात बोलते हैं, या मैं इनको कहता हूँ दिक कोज्याएं, ठीक है। इनके जो दिक अनुपात या दिक कोज्याएं जो होती हैं, अगर जब ये लंब होती हैं तो इनका इसमें देखिए एक सूत्र लगने वाला है L1 L2, भी तुलना करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये ऊपर वाला है ना, इनका सूत्र भी लिखेंगे, रेखा का कार्तीय रूप जो है, ये हो जाएगा 7 बाई से कॉमन लिया ना, इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 7 कॉमन लेंगे, बाई माइनस 2 बचा, जो ऊपर 7 है जो नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2p अपॉन 7 इक्वल टू, ये z माइनस 3 है ही, सही है बिल्कुल, वाह। इसको भी ऐसे ही सेट कर देंगे, x माइनस 1 अपॉन माइनस के 3p अपॉन 7, क्या किया 7 कॉमन लिया, माइनस 7 कॉमन लिया, नीचे कर दिया, बराबर y माइनस 5 अपॉन 1, सही है, और ये हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। तो ये देखिए ये क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। तो मेरा जो सूत्र होता है, जब रेखाएं लंब हो तब क्या होता है, L1 L2 M1 M2, ये हो जाएगा N1 N2 बराबर होता है 0, ठीक है। तो बिल्कुल सेम बात, -3 इंटू माइनस के 3p अपॉन 7 प्लस M1 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस के 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, 9, ये हो जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7, और ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया 9, अगली स्टेप में हो जाएगा 11p अपॉन 7 बाई, मतलब 11p/7 बराबर 10। तो यहाँ से p का मान हो जाएगा 10 × 70/11, ठीक है। ये p का उत्तर हो गया है, और क्वेश्चन 3 तक सॉल्व हो गए हैं। इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इस तरह। तो देखिए बच्चों, अभी इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके आगे के जो प्रश्न है वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद।